हमारे साथ अब कार्यक्रम में कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के अंकित कपूर एंड प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के दिनेश सोमानी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे सोने पर जानना चाहेंगे। बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, फाइनली 1 लाख के नीचे आया है और अब ये अटकलें ज़्यादा तेज़ हो रही हैं कि शायद सोने के प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी। आपकी क्या सेंस है? चार्ट्स क्या बताते हैं? जी निशा जी, बिल्कुल किस साल का अगर देखते हैं तो मेजर मूव ऑलरेडी इसमें आ चुका है। एक बड़ा मूव हमने आते हुए देखा है पिछले साल, मतलब 1 ईयर यहाँ से लोग अगर कंपेयर करते हैं तो करीब करीब 50% का गेन है। और साल की शुरुआत से भी अगर करते तो 30 से 35% का गेन हमने देखा है। इतना बड़ा गेन आने के बाद नॉर्मली प्राइसेस कंसोलिडेट 7 से 8 सेशन, कल का सेशन अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 7 से 8 सेशन में करीब करीब 3.5 से 4% की गिरावट हमने देखी है। 1,02,000 के लेवल से 98,500 के लेवल हमने आते हुए देखे हैं। वहां से एक पुलबैक रैली देखी है। मेरे लिहाज से 98,900 के आसपास दोबारा बाइंग बनकर आ सकती है। और शॉर्ट टर्म का अगर टारगेट मैं करता हूं तो 99,500 के लेवल सबसाइड देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड कहूं तो बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं लगती मुझे, या अत्यधिक तेजी भी नहीं लगती है। 98,000 टू 1 लाख यह दायरा मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 दिन में ट्रेड करता हुआ नजर। साथ ही साथ दिनेश जी, चांदी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर मार्केट्स में अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 39 होने के बाद जिस तरह से ट्रेड्स हैं और जिस तरह से लग रहा है कि शायद 37 भी तोड़ता हुआ नजर आएगा, क्या व्यू है? जी बिल्कुल, 1,16,600 के आसपास के लेवल्स हमने देखे थे और वहां से एक तेज गिरावट कल हमने देखी। 1,10,200 के लेवल्स भी हमने ऑलमोस्ट आ चुके हैं। मतलब 6,000 रुपए का फॉल आया, वहां से टेम्पररी पुल बैक 2,000 रुपए का रैली हमने देखा है। बट आई थिंक ओवरऑल बहुत ज्यादा डिप इसमें आता हुआ नजर नहीं आता। ये काउंटर मुझे गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। 1,11,500-600 के आसपास की अगर डिप मिलता है तो खरीदारी का अच्छा अवसर रह सकता है। और मुझे लगता है कि अपसाइड दोबारा हमें 1,14,500 के लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर मैं इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट कहूं तो 1,09,000 का है। अनलेस एंड अनटिल प्राइसेस 1,09,000 के भीतर क्लोज होती है, मुझे लगता है कि अपट्रेंड इसका इंटैक्ट रहना चाहिए। अंकित, अगर आपको सोने और चांदी में से एक चूज करनी हो तो क्या होगा? यूज करना हो तो मुझे इस समय बेटर रहेगा कि गोल्ड के अंदर करूंगा बेट। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर मंदी रहनी चाहिए। पिछले 3 से 4 महीने के अंदर देख रहे हैं काफी इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर, जो एक रेंज में फंस गया है। नीचे में $3280, ऊपर में $3420 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है और बहुत टाइम से 3330 के आसपास अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है इसके अंदर गिरावट जारी रहेगी। कोई भी अगर उछाला मिलता है तो बिकॉली करेंगे। M6 मार्केट के अंदर अगर देखें तो 99,300-400 के आसपास मिलता है तो बिकॉली करके चल सकते हैं। मुझे अगले 24 से 48 घंटे में 98,500 से 98,200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यानी सेल ऑन राइज की कॉल है और एक रेंज बाउंड ट्रेंड यहाँ पर बनकरार रह सकता है। मेटल्स पे आएंगे एंड दिनेश जी, यहाँ पर एक गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। ऑफ कोर्स जैक्सन होल की मीटिंग भी है, उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट शायद ही क्रिएट हो। और जेरोमी पावेल की लास्ट मीटिंग है, लास्ट ये स्पीच भी है। बाज़ारों को ऐसा लगता है कि या तो वो एकदम पावर पैक्ड स्टेटमेंट देंगे या फिर नॉन कमिटल रहेंगे कि मेरा लास्ट है। किस तरह से हम इस मीटिंग में जा रहे हैं? कि बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस में ही है। बिल्कुल जो निरंतर ट्रंप साहब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शायद फेड रेट की रेट घटा है, इंटरेस्ट रेट घटा है, लेकिन वो अपने जो उनका व्यू है उस पर वो अटल है और वो यही कह रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल इकोनॉमी शार्पली रिकवर करती है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने वाले हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी भी देखी, जो 94% आ गई थी सितंबर में शायद कट हो जाए, वो 84% या 80% के आसपास आ चुकी है। तो मुझे लगता है कि वहां एक कॉशियस मोड जरूर देखने मिल सकता है। और जहां तक बेस मेटल्स की मैं बात कहूं तो अभी नहीं, पिछले 1 महीने का दायरा अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल निरस और निर्जीव जैसी ट्रेडिंग हो रही है। इसमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही ट्रेड हो रहा है। अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो 245-255 यह दायरा है। अगर जिंक की बात करूं तो 260-270 का दायरा है। और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 865 और 890 यह दायरा मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक 864 का लेवल डाउनसाइड कॉपर दिखा सकता है और वहीं से फ्रेश बाइंग निकल कर आ सकती है। अंकित, आप क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखेंगे? क्योंकि इस महीने हम 8% नीचे हैं, इस साल में हम 10% नीचे हैं। ओवरनाइट ऑफ कोर्स थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है और इस वक्त भी आज 1% की तेजी के साथ कारोबार। यहाँ से क्या सेंस? बिल्कुल जी, इसकी बात करेंगे तो एक रेंज में इसके में फंसा हुआ है। काफी जो गिरावट देखने को मिली थी जब रशिया का टेंशन खत्म होने वाली बात हुई थी तो उसके बाद हमने एक गिरावट देखी थी। उसके बाद से अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो 5400 इसमें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना हुआ है और 5650 का रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसी के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर कोई हल्की गिरावट आती है, कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो 5480 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है 5400 के स्टॉप लॉस से। और 5600 5650 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मैं नाइमेक्स डिवीजन की बात करूं तो
$60 का करीब एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। अगर $60 के आसपास भी अगर आता है तो एक काफी पोजिशनल बाइंग इसके अंदर क्रिएट हो सकती है। लेकिन अभी जो ग्लोबल सिनेरियोज हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 24 आवर्स तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह से क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री नेगेटिव आई है वो थोड़ा सा इस पे इंपैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से आज हमको थोड़ा सा पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर ट्रेंड दिखे तो एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। साथ ही अंकित, आप नेचुरल गैस प्राइसेस को कैसे देखेंगे? अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो नेचुरल गैस में 20% की गिरावट है। आज ऑफ कोर्स थोड़ी सी तेजी जरूर है। ये केवल एक पुल बैक है, बहुत बड़ी इसमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी। समवेयर अराउंड अगर 250 255 के आसपास मिलता है तो वहां से एक बार वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। जब तक ये 265 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें बड़ी तेजी की संभावना नहीं बनेगी। हाँ, लोअर लेवल्स काफी आ चुके हैं और ये इस समय अगर देखा जाए तो डिमांड भी इस स्लगिश बनी हुई है और ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रोडक्शन है वो भी इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो इसलिए वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। नीचे में 230 का एक सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन कहीं पे भी 250 255 के आसपास मिलता है तो इसमें बिकवाली की ही सलाह रहेगी। एक फाइनल सवाल दिनेश जी आपसे, और ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे है। हल्दी में काफ़ी कुछ हमने पिछले एक हफ्ते में बीतता हुआ देखा है। आप कहेंगे भाव अब यहाँ पर कुछ सेटल हो रहे हैं या कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है वो? और दूसरा, कैस्टर में अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हल्दी में बहुत सारी खबरें हैं कि वेयरहाउस स्टॉक जो है सही नहीं है और उसकी जानकारी भी निकाल रहे हैं। एनसीडीएस की टीम भी वहां पर निजामाबाद में गई थी, वहां से उन्होंने सैंपल्स निकाले, कुछ सैंपल सही निकले, कुछ नहीं निकले, बट इसका नेट आउटकम भी आना बाकी है। और प्राइसेस हम पिछले तीन में देख रहे हैं। जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टेबलाइज हो चुका है। ये 13,200 13,300 डाउन साइड जाता है और 13,500 13,600 अपसाइड रेजिस्ट करता है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये स्टेबलाइज हो जाएगी प्राइसेस यहाँ पर, और 12,700 का सपोर्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जरूर लेकर चलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 12,700 के स्टॉप लॉस से जितनी भी बाइंग है ये लेकर बनी रहनी चाहिए। ऊपर में अगर 13,600 के ऊपर क्लोज करता है तो एक बड़ा मूव हमें आते हुए देखने मिल सकता है। वही अगर कैस्टर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 6500 के लेवल से 6720 के आसपास के लेवल से आ चुकी है। आई थिंक 6860 के लेवल एक बार ये दिखा सकता है। मौजूदा स्तर पर खरीदारी करते हैं तो 6860 का लक्ष्य देखना चाहिए, और ऊपर नीचे में जो है 6650 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑल राइट, तो वो ट्रेडिंग कॉल्स हैं एग्री और नॉन एग्री दोनों ही स्पेसेस में। दिनेश जी, अंकित जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के समक्ष वो सारी की सारी स्ट्रैटेजीज रखने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।